सिया राम मैं सब जग जानी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हिंद। डॉक्टर बालादत्त। मित्रों, आजकल मैं आपको भारत की सामाजिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक समस्या के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत एक विशालकाय देश है। यहाँ की बहुत पुरानी परंपरा है। सबको समान समझने की यहाँ परंपरा रही है। किसी में कोई भेदभाव का भाव प्रारंभ से लेकर द्वापर तक बहुत कम देखने को मिलता है। और हमारे वेदों से ही वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी। ये वर्ण व्यवस्था एक आदर्श व्यवस्था थी, जिसे समाज में किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। न सबको अपना आप स्वतंत्रता थी, जिनमें 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको यदि हम अपने शरीर से जोड़कर माने तो हमारे शरीर में भी ये 4 चीज़ें व्याप्त हैं। चारों चीज़ें होती हैं और इनके माध्यम से ही सारा काम होता है। तो ब्राह्मण का मतलब है जिसकी रुचि ज्ञान के प्रति हो, जो वेद पाठी हो, जिसे उपनिषदों का गहन अध्ययन करने की इच्छा हो, जो गीता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, अर्थात जिसकी वृत्ति ज्ञान प्राप्त करने की ओर होगी, उसे ब्राह्मण वर्ण में रखा जाएगा। और इसी तरह जिसकी रुचि शक्ति में होगी, जिसका शरीर बलवान होगा, जो हर प्रकार के समस्याओं का समाधान करने में सशक्त होगा, और जो दानवीर होगा, जो दूसरों की सहायता करने वाला होगा, उसको क्षत्रिय में गिनाया गया। और ये भाग, क्षत्रिय वाला भाग, हमारी भुजाओं से संबंधित है। हमारी गर्दन से नीचे का छाती तक का हिस्सा इसमें आता है। और इसके बाद इन दोनों का भरण पोषण करने के लिए, इनको विकसित करने के लिए तीसरा हिस्सा आता है हमारे उदर में। जैसे उदर शरीर को शक्ति देता है, ऐसे ही वैश्य जो हैं, उनका काम है सबका पालन पोषण करना, सबको सब प्रकार की सुविधा देना। और चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र को हमारे यहाँ शिल्पकार भी कहते हैं। जो कला का माहिर होता है, वही हर काम करता है। वो भवन निर्माण भी करता है। वह लकड़ी का काम सारा वही करता है। लोहे का काम जो बहुत महत्वपूर्ण है। लोहार के बिना कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता। हथियार तब तक नहीं होंगे, तब तक कैसे सुरक्षित रहेगा। तो लोहार का काम है छोटी से छोटी चीज़ बनाना और बड़ी से बड़ी चीज़ भी बनाना है। वो हथियार भी बनाता है, सब कुछ करता है। और उसके बाद और होते हैं चर्मकार होते हैं, वो भी चर्म के विशेषज्ञ होते हैं। उसी तरह से मूर्तिकार होते हैं। सारे मूर्तियाँ, बर्तन सब वही बनाते हैं। तो समाज का ये बहुत बड़ा वर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। इसका काम है सेवा। इसको सेवा के रूप में मानते हैं। और इसका संबंध निर्माण से है। जो निर्माण करता है, जो विकास करता है, वो कहलाता है शूद्र। आज के समय में उसे इंजीनियर कहते हैं या अभियंता कहते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण अंश है। ये कार्यक्रम वेदों से चला आ रहा था और चलता रहा, लेकिन समय समय पर
इसकी समीक्षा होती रही, लेकिन इस व्यवस्था को आदर्श समझा गया और आज भी ये व्यवस्था इसी रूप में चलती है, पर उसे कहते हैं अंग्रेज़ी में डिवीज़न ऑफ लेबर और हिंदी में कहते हैं श्रम विभाजन। जिसकी जैसी इच्छा होगी वो काम कर सकता है। तब क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य, जिसकी रुचि यदि किसी वैश्य जो वह पहले किसी के पिता वैश्य का काम करते थे, उसकी संतान होने पर यदि वो क्षत्रिय का काम करना चाहता है, उसके रुचि क्षत्रित्व को अपनाने की है तो क्षत्रिय बन सकता है, ज्ञान पाने की इच्छा है तो ब्राह्मण बन सकता है, और यदि उसकी सेवा की भावना है तो शूद्र बन सकता है। उसमें शादी का भी कोई बंधन नहीं था, महिलाओं को स्वतंत्रता थी, तो इसलिए इनमें कोई भेदभाव नहीं था। ये द्वापर युग तक लगभग ठीक रूप से चली। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने शुरू हुए, क्योंकि तब तो इतना बिखराव टकराव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कलयुग का आरंभ हुआ, कलयुग के आरंभ में ये बातें स्पष्ट रूप से आने लगी और लोगों ने इसको जन्म से मान लिया। जैसे ही ये बात यहीं बहुत बड़ा पाप हुआ, जिसने भी इस बात को किया, मुझे तो लगता है ये कार्य ब्राह्मणों ने किया होगा, क्योंकि ब्राह्मण अब उतने विद्वान नहीं रह गए थे, उतने खोजी नहीं रह गए थे, इसलिए उन्होंने सोचा हमारा वर्चस्व बना रहे, हम अपना कार्य करते रहे, इसी तरह करते रहें, तो इसको जन्म से जोड़ देते हैं। आगे जन्म पर जुड़ गया और जन्म से जुड़ने के बाद धीरे 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 ये जातियों में परिवर्तित हो गया। और पहले चार वर्णों के अनुसार 4 जातियाँ आई, लेकिन धीरे धीरे इन 4 वर्णों में भी अनेक प्रकार की जातियाँ, उपजातियाँ, प्रजातियाँ और जातियों के भी विभाजन होते रहे। ब्राह्मणों में भी विभिन्न प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, वो आपस में शादी ब्याह भी नहीं करते हैं, वो अपने ही लोगों के बीच में उनका संबंध हुआ करता है। इसी तरह दूसरे क्षत्रियों में भी, वैश्यों में भी और शूद्रों में भी जिस तरह की बातें होती रहती हैं। जैसे जैसे कलयुग का पंजा हमारे पर कसता गया, वैसे वैसे ही हमारे देश में भी जो एकता की भावना थी वो जाति के कारण बिखराव की ओर चली गई, और बिखराव के कारण हम आपस में ही उलझने लगे, जिससे भारत को गुलामी सहनी पड़ी। हम परस्पर लड़ते रहे, परस्पर झगड़ते रहे। जब परस्पर झगड़ेंगे और एकता नहीं होगी तो बाहरी लोगों का आना स्वाभाविक है। इस तरह से 10वीं शताब्दी से आगे का समय 19वीं शताब्दी तक हम लोग गुलामी के चक्र में पड़े रहे, और गुलामी के चक्र से जैसे ही मुक्ति मिली, उस वैसे ही हमारे यहाँ धीरे धीरे ये जाति का रोग बढ़ता चला गया। आज वो भयंकर कैंसर का रूप ले चुका है। जिस प्रकार से कैंसर की जो अंतिम स्थिति होती है, उसी तरह से आज हमारी ये जाति प्रथा भी अपनी अंतिम स्थिति में है। इसका जैसे कैंसर का इलाज नहीं हो पाता, वैसे इसका भी इलाज होने में बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा और अथक परिश्रम करना पड़ेगा। सारे राष्ट्र के प्रबुद्ध लोगों को, सारे राष्ट्र के विवेकी जनों को, सारे राष्ट्र के लेखकों, साहित्यकारों और कवियों, मुनियों, ऋषियों, सबको एकजुट होकर इससे लड़ना पड़ेगा, और एक ही स्वर में आप सबको कहना पड़ेगा कि जाति किसी की भी नहीं होती है। जात तो थी नहीं हमारे यहाँ। कबीरदास ने जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। दाम करो तलवार का, परे रहें दो म्यान। तो तब इस तरह की बातें हुई, और इस काल में हिंदी में तो
एक भक्ति काल नाम का आंदोलन ही पूरा हुआ, जिसमें बड़े बड़े विद्वानों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, चाहे वो किसी जाति के हों, हर जाति के लोगों ने अपना योगदान दिया और इसको नष्ट करने का प्रयास किया। लेकिन कलयुग का प्रभाव था, उसका प्रभाव उन तक थोड़े समय तक रहा और आज भी इसी तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन हम उन प्रयासों में सफल नहीं हो रहे हैं। तो हमें आओ हम सब मिलकर बैठें, सोचें, समझें और योजना बनाकर योजनाबद्ध रूप में इस समस्या का समाधान करने के में अग्रसर हों और बहुत ही शांति के साथ इस पर विचार करें और सारी जनता के सामने इसको लाकर इसको दूर करने का प्रयास करें, जिससे हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो सके और हम अपने ज्ञान, ध्यान, मान, शक्ति और व्यापार और सेवा के माध्यम से विश्व में प्रसिद्ध रहें। जैसे पहले हमारे को विश्व गुरु के रूप में माना जाता था, ऐसे ही भारत का फिर सम्मान बढ़े। धन्यवाद।